तो मित्रों नमस्कार। गंगा कावेरी व्याख्यान माला का यह अमृत व्याख्यान है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये गंगा कावेरी व्याख्यान श्रृंखला का 75वां व्याख्यान है, इसलिए इसे अमृत व्याख्यान के रूप में हम संबोधित कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि आज ऐसे मूर्धन्य आचार्य का समय हमें प्राप्त हुआ है, जिन्होंने लंबी सारस्वत साधना की है और साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में जिन्होंने मूल्यवान कृतियां दी हैं, जिनसे पढ़ करके हम में से अधिकांश ने साहित्य की बुनियादी अवधारणाओं को समझा है। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रोफेसर मैनेजर पांडे सर का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह व्याख्यान श्रृंखला चल रही है। आप सभी लोगों को मालूम है, दोनों संस्थाओं के प्राचार्य, दोनों संस्थाओं के हिंदी विभागाध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु। एक हमारे साथ जो अभी बता रहे थे डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु, और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर हैं। प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य हमारे साथ अभी कॉलेज की जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम, और पॉम्पे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी। समस्त विद्वज्जन, समस्त अध्यापक साथी, समस्त शोधार्थी बंधु, सभी को मैं अभिवादन करता हूं और कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर मैनेजर पांडे सर का मुख्य विषय है हिंदी का भक्ति काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य। बहुत रोचक विषय है। सर से प्रार्थना की हमने, उन्होंने अपना एक कीमती समय निकाला। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी सर ने ये हमें समय दिया है, इसके लिए हम प्रारंभ में ही आभार व्यक्त करते हैं। और अपने साथी डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी से संक्षिप्त में, बहुत ही संक्षिप्त में सर की पुस्तकों का नाम, सर के बारे में बहुत जरूरी सूचना मैं चाहता हूं कि वो दे दें। हम चाहेंगे कि अब बहुत आप सबके और सर के बीच में बाधा ना बने। हम डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, सर का संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। धन्यवाद तिवारी जी, संक्षिप्त परिचय तो मुझे अवसर देने के लिए। सर जुड़े हुए, सर आपका प्रणाम। आप अपना माइक ऑन कीजिए सर। मैं डॉक्टर मंजुनाथ, मैं मंगलुरु से, कर्नाटक से बोल रहा हूँ। और समय व्यर्थ किए बिना संक्षिप्त रूप से, क्योंकि सूरज को रोशनी दिखाने का यह प्रयास रहेगा आपका परिचय देना, क्योंकि आप वरिष्ठ और मूर्धन्य जो हिंदी के साहित्यकार हैं, साहित्यिक दिग्गज हैं, तो परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी हम अपने जो क्या है कार्यक्रम का जो संचालन करने का जो क्या है संप्रदाय जो है, उसके अनुसार मैं आपका परिचय संक्षिप्त रूप से देने का प्रयास करता हूं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी, आप सभी वे जेएनयू में प्रोफेसर रह चुके हैं और अभी दिल्ली में रहते हैं, और उसके बारे में आप सभी जानते हैं। उनकी प्रकाशित मौलिक कृतियां जो है, कृतियों के बारे में थोड़ा सा जो परिचय आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। मौलिक आलोचनात्मक कृतियां हैं शब्द और कर्म, 1981 में वह जो प्रकाशित हुआ है, और उसके बाद 1997 में वह परिवर्तित संस्करण उसका प्रकाशित हो चुका है। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 में वह जो प्रकाशित है। भक्ति आंदोलन और सूरदास का काव्य 1982 में प्रकाशित है, और 1993 में वह परिवर्तित संस्करण के रूप में प्रकाशित हो चुका है। सूरदास निबंध 2008 में, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, और उसके बाद आलोचना की सामाजिकता 2005 में, उपन्यास और लोकतंत्र 2013 में ही हिंदी
कविता का अतीत और वर्तमान 2013 में आलोचना में सहमति असहमति, भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा 2013 में ही, और शब्द और साधना, इस तरह के अलग अलग जो सृजन कार्य, इससे भी मैं बहुत संक्षिप्त रूप से मुख्य मुख्य बातें आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि समय व्यर्थ करना नहीं चाहता। और उसके बाद अब उनके जो संकलित निबंध 2008 में प्रकाशित है, साक्षात्कार संवाद, मेरे साक्षात्कार 1998, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, संवाद परिसंवाद 2013 में, बतख ही, और इस तरह की कई पुस्तकों का इन्होंने संपादन किया है। क्योंकि यह बहुत देर सारी इनकी साधना है, तो मैं सर के बीच में बाधा न बनते हुए इतना संक्षिप्त रूप से उनका परिचय देते हुए, उनको आचार्य द्विवेदी की स्मृति में द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ सम्मान 2015 में उनको प्राप्त हुआ है। और उसके बाद हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा शलाका सम्मान, राष्ट्रीय दिनकर सम्मान, रामचंद्र शुक्ल शोध संस्थान वाराणसी का गोकुल चंद्र शुक्ल पुरस्कार, दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा का सुब्रमण्य भारती सम्मान, इस तरह इनकी साहित्यिक साधना के लिए कई, इससे आगे भी कई जो पुरस्कार सम्मान से ये अलंकृत है। आज के मुख्य वक्ता, क्योंकि हमें यह बहुत ही खुशी का विषय है, हमारे ये अमृत व्याख्यान है, आजादी का अमृत महोत्सव, इस संदर्भ में अमृत व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर मैनेजर पांडे। आज इनका विषय रहेगा हिंदी का भक्ति काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य। सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, आपने सर का परिचय दिया। सर का बहुत विस्तृत परिचय है और एक आलोचक के रूप में, एक लेखक के रूप में आप सभी के लिए सुपरिचित हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है और अब आप अपने वक्तव्य को प्रारंभ कीजिए। आज के इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में, इस 75वें व्याख्यान में आपका हृदय से स्वागत है। समस्त प्रतिभागी साथियों की ओर से आपका हम स्वागत करते हैं। आप अपने वक्तव्य को प्रारंभ कीजिए। मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि ये जो गंगा कावेरी व्याख्यान माला है, उसके नाम के अनुसार ही जो भक्ति काव्य है हिंदी का, वह अखिल भारतीय भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य का हिस्सा है। भक्ति आंदोलन और उसका काव्य शुरू हुआ था दक्षिण से। हिंदी में एक कविता चलती है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्त द्वीप नौखंड। भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण में हुई, द्रविड़ देश में, मतलब ये सारा जो दक्षिण है उसमें हुआ। रामानंद उसको उत्तर में ले आए और कबीर ने उसको अखिल भारतीय बनाया। इसके साथ ही जो दूसरी बात है कि गंगा और कावेरी दो काली नदियां नहीं हैं, दो संस्कृतियों के संगम का प्रतीक है। वो संगम संस्कृति भारत की बुनियादी संस्कृति है, जिसका संबंध एक ओर कावेरी से है तो दूसरी ओर गंगा से है। और इस तरह जो संगम संस्कृति है वह दोनों को जोड़ती है, मतलब दक्षिण को और उत्तर को, तमिलनाडु को और गंगा क्षेत्र को। इस क्रम में भक्ति आंदोलन की एक बुनियादी विशेषता यह है कि भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन था।
वह केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। उसकी दूसरी विशेषता यह है कि वह मातृभाषाओं के सृजनात्मक जागरण का आंदोलन था, क्योंकि भक्ति काल के सारे कवि, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ब्राह्मण हो या दलित, वे सभी अपनी मातृभाषा में कविता लिखते थे। यह पहली बार हुआ कि संस्कृत को छोड़कर मातृभाषाओं में कविता लिखी जाने लगी, और उसी क्रम में एक से एक दक्षिण के कवि और आचार्य हुए, जिन्होंने अपनी मातृभाषा को महत्वपूर्ण माना, बनाया और व्यक्त किया। अब जैसे ये ज्ञानेश्वर हैं, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर ने गीता का ज्ञानेश्वरी नाम से अनुवाद किया मराठी में, और उसमें अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप गीता में जो कुछ कह रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत गूढ़ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उसको सरल मराठी में समझा कर कही। भारतीय भाषाओं में यह क्रांतिकारी कथन ज्ञानेश्वर का पहली बार किसी मनुष्य ने, सब मिलाकर अर्जुन मनुष्य थे, कृष्ण भगवान थे, तो एक मनुष्य ने ईश्वर से मांग की कि मेरी भाषा बोलिए। इस तरह लोक भाषाओं का जागरण हुआ और संस्कृत के बदले लोक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा, पैदा होने लगा, लोग पढ़ने लगे, बात करने लगे। ये जो हिंदी का भक्ति काव्य है, इसके 4-5 आरंभिक महान कवि, एक तो कबीर दास हैं, दूसरे सूरदास हैं, तीसरे तुलसीदास हैं, चौथी मीराबाई हैं, और लंबी लिस्ट है। इन लोगों ने अपनी अपनी मातृभाषा में कविता शुरू की। विद्यापति अपनी मातृभाषा मैथिली के महाकवि हैं। जायसी अपनी मातृभाषा अवधी के महाकवि हैं। तुलसीदास अवधी के महाकवि हैं। आगे चलकर सूरदास ब्रजभाषा के महाकवि हैं। मीराबाई राजस्थानी की महाकवि हैं। इन लोगों ने अपनी अपनी मातृभाषा में कविता की, उसको लोक से जोड़ा, जन जीवन से जोड़ा, और इस तरह कविता देश भर में प्रचलित हुई। एक और बात कहना चाहता हूं मैं, वो यह है कि भक्ति काल के ये सभी कवि विभिन्न छंदों, विभिन्न काव्य रूपों, विभिन्न पद्धतियों, शैलियों में कविता की, लेकिन सब में मूल भावना भक्ति की थी। इसके साथ ही आधुनिक काल पर इस भक्ति काव्य का हिंदी में बहुत गहरा असर है। मैं दूसरी भाषाओं की ज्यादा बात नहीं करता, यद्यपि असर भारत भर की भाषा आधुनिक कविता पर मध्यकाल की भक्ति कविता का असर है। अब जैसे उदाहरण के लिए कबीर का सीधे संबंध आधुनिक काल के कवि नागार्जुन से, इसीलिए नामवर सिंह ने उनको आधुनिक कबीर कहा है। ये यही नहीं, तुलसीदास की कविता का मैथिली शरण गुप्त, निराला,
ये नरेश मेहता आदि पर गहरा असर है उनकी कविता पर। मैथिली स्वर्ण गुप्त की साकेत, निराला की राम की शक्ति पूजा, ये हैं, और कृष्ण भक्ति काव्य जो सूरदास वाली परंपरा है उसका प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध की का महाकाव्य, इसके अलावे धर्मवीर भारती की कनुप्रिया, ये भक्ति काल की कवित्री जो मीराबाई हैं उनका आधुनिक काल पर बहुत गहरा असर है। और खास तौर से हिंदी ही नहीं, वो माने फारसी में कविता लिखने वाली, गुजराती में कविता लिखने वाली कवित्रियों पर मीराबाई का असर दिखाई देता। और दलित कवि रैदास ने पूरे आधुनिक काव्य के स्वरूप को प्रभावित किया है। यही नहीं, इन कवियों के अलावा जायसी, रहीम आदि ने जो कविता लिखी है वो चाहे सूफी काव्य हो या कोई और, उसका भी असर है। भक्ति काव्य की एक बुनियादी विशेषता है यूटोपिया। ये जो भक्ति काल के कवि हैं वो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते, लोक की कल्पना करते, जिसके लिए उनका कहना है, वो विशेष रूप से रैदास ने लिखा है कि मैं ऐसे जगह का निवासी हूं जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई पीड़ा नहीं है, जहां कोई भेदभाव नहीं है। यही नहीं, और तो और आधुनिक काल के महा विचारक और भारतीय समाज के नेता महात्मा गांधी भी राम राज्य को अपना आदर्श मानते थे। ये जो सब लोग हैं ये भाव, संवेदना और यूटोपिया और शिल्प सभी स्तरों पर भक्ति काव्य से प्रभावित हैं, भक्ति काव्य से जुड़े हुए हैं और भक्ति काव्य से प्रेरणा तथा प्रभाव ग्रहण करते हुए अपनी रचनाशीलता का विकास करते। इसके साथ ही जो हिंदी काव्य में दो प्रवृत्तियां भक्ति काल से ही आती, एक तो स्त्रियों की कविता और दूसरे दलितों की कविता का भी विकास ये भक्ति काव्य से ही आता। साथ ही इस काव्य में विस्तार से लोक भाषा में लोक चेतना की अभिव्यक्ति है और जो छंद हैं वे भी लोक प्रचलित छंद। इसलिए तीनों स्तरों पर शिल्प, भाव और ये जो रचनाशीलता है उसका विस्तार और विकास भक्ति काल की प्रेरणा से ही आधुनिक काल में दिखाई देता। ये हिंदी की आधुनिक कविता है उसमें नागार्जुन सीधे कबीरदास से जुड़ते। आधुनिक कवियों में धर्मवीर भारती की कविता कनुप्रिया वो सीधे भक्ति काव्य और
कृष्ण भक्ति काव्य से जुड़ी हुई दिखाई देती। निराला की राम की शक्ति पूजा का संबंध सीधे रामचरितमानस से है और मैथिली शरणगुप्त के साकेत का भी संबंध रामचरितमानस से दिखाई देता है। इसके साथ ही ये जो राम राज्य की गांधी की कल्पना थी वो तुलसीदास से ली हुई, इसलिए आधुनिक हिंदी कविता पर भक्ति काव्य की कविता का गहरा असर है, प्रभावित करने वाला है और जनमन को छूने वाला है। अभी जल्दी में मैं इतना ही कहकर आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। आधा समय तो चला गया टेक्निकल बाधा में, तो आधा समय का ही उपयोग मैंने किया है और आपसे अपनी कुछ बातें की हैं। इससे आपको कुछ सीखने समझने का मौका मिला तो मैं बहुत आभारी हूं आप सबका। धन्यवाद। धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। आज के विषय पर आपने कई महत्वपूर्ण दृष्टियां दी, कई नई तरह की बातें आपके वक्तव्य में आई और इस हेतु हम आपके आभारी हैं। हमारे प्रतिभागी साथी जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर प्रस्तुत वक्तव्य से संबंधित अगर कोई जिज्ञासा है तो आप इस पटल पर रख सकते हैं सर, अभी उसका उत्तर आप सीधे ले सकते हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता से, जो प्रसिद्ध लेखक हैं मैनेजर पांडे सर। सभी लोग परिचित हैं आप उनसे। अगर कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, पर प्रश्न बहुत ही सुचिंतित हो। जी, एक प्रश्न है सर। सादर प्रणाम। जी जी स्वागत। आवाज जा रही है मेरी? हाँ, खूब खूब आ रही है सर। सादर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मैं डॉक्टर मुनीब शर्मा, प्राचार्य गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मऊ। अच्छा अच्छा, चलिए। जी सर। मऊ तो मेरे गांव के रास्ते में है। अरे वाह सर वाह, इसीलिए तो जो है आज हमें सौभाग्य मिला। अभी मैं रास्ते में था, अभी घर पहुंचते ही जो है अभी सुना थोड़ा सा जो है, तो बहुत अच्छा लगा सर। और मैं काफी जो है इसके लिए प्रशंसा करूंगा कि बहुत सुंदर विषय पर जो है सर आपने वक्तव्य दिया। एक मन में सर प्रश्न कौंधता रहता है, वो जिज्ञासा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाँ जरूर जरूर। कि ये अपने वक्तव्य आपने कहा कि दलित कवि रैदास, तो क्या हम तुलसीदास जी को सवर्ण कवि कह सकते हैं? नहीं, देखिए तुलसीदास सवर्ण थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का प्रकारांतर से समर्थन भी किया था, लेकिन कवि के रूप में उनको सवर्ण कवि कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुलसी की दृष्टि बहुत व्यापक थी और सारा मानव समाज उसके भीतर समाता है। जी जी। रैदास को दलित कहने का एक कारण ये है कि स्वयं रैदास ने लिखा है कि मैं रैदास चमार हूं। जी 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 जी। तो वो अपने को चमार कहते हैं, माने दलित मानते हैं, कहते हैं। लेकिन उनके काव्य में सर जो है दलित का भाव जो है, जो होना चाहिए वो तो भक्तों जैसा ही, संतों जैसा ही उनका भी वक्तव्य है। हाँ जाहिर है, जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपकी बात सही है। जी 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 जी। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलो। सर मैं सर एक प्रश्न है आपसे। हाँ बोलो। सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भक्ति काव्य का क्या परिप्रेक्ष्य है? मतलब वर्तमान समय में भक्ति काव्य का क्या परिप्रेक्ष्य है? देखो, ऐसा है कि वर्तमान समय बड़ा संकट का समय है, यह संकीर्णता का भी समय है, यह द्वंद्व और विरोध का भी समय है।
ऐसे में भक्ति काव्य किसी भी प्रकार के द्वंद विरोध आदि से मुक्त काव्य है, जो मनुष्यता के पक्ष में बोलता है। मनुष्यता की आवाज उसमें सुनाई देती है, चाहे सूर की कविता हो, तुलसी की कविता हो, चाहे पुराने कवियों की कविता हो हिंदी की, या नए कवियों की कविता हो, निराला की हो, जयशंकर प्रसाद की हो, सब में एक तरह की उदारता है। इसलिए आज आज के समाज के लिए भक्ति काव्य ही नहीं बल्कि आधुनिक काल के कवियों की कविताएं भी बहुत उपयोगी। धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं नारायण प्रसाद बेंगलुरु से। आपकी बातें मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा। मगर हमेशा जब भी कोई आधुनिक काल के बारे में कहते हैं, मैथिली शरण जी या जयशंकर प्रसाद जी इन्हीं कवियों के बारे में कहते हैं, उसके आगे जो है यानी 20वीं शताब्दी के अंत या 21वीं शताब्दी की शुरुआत के किसी भी कवियों की, यानी आधुनिक काल खत्म हो गया क्या, या इस ये जो दौरा है ये अति आधुनिक है क्या, कुछ ऐसा? हाँ, आपका कहना सही है। आधुनिक काल जब आता है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर छायावाद प्रगतिवाद तक चलता है। उसके बाद के काल अलग अलग प्रयोगवाद, नई कविता आदि से जुड़ा हुआ है। उसका पुराने से उतना संबंध नहीं है जितना ये पहले की कविता का। खत्म नहीं हुआ, कविता नहीं खत्म हुई, न काल खत्म हुआ, लेकिन प्रवृत्ति खत्म हुई, अलग हुई। धन्यवाद। इसीलिए उसको उत्तर आधुनिक भी कुछ लोग कहते। उत्तर आधुनिक का मतलब हुआ आधुनिक के बाद का। ठीक है, 21वीं शताब्दी की है। हाँ, मैंने आधुनिक का मतलब 20वीं सदी मोटे तौर पर और 21वीं सदी उत्तर आधुनिक। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। शरण सर, मैं डॉक्टर सुनील कुमार मानस बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए सर। मेरा प्रश्न है कि परंपरा आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का संदर्भ स्पष्ट करें, क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझ पाते हम कहाँ आधुनिक का प्रयोग करें, कहाँ परंपरा का प्रयोग करें, कहाँ उत्तर आधुनिक हो जाने। ऐसा है कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में ये फर्क है कि वो आधुनिकता शुरू होती है हिंदी साहित्य और हिंदुस्तान के इतिहास के आधुनिक काल से, और स्वाधीनता के बाद माने आजादी के बाद जो है वो दूसरी प्रवृत्तियां आने लगती हैं हिंदी साहित्य। तो उसी में प्रयोगवाद, नई कविता आदि आती है, और इसको कुछ लोग उत्तर आधुनिक कविता भी कहते हैं। इसलिए फर्क इतना ही है, बुनियादी फर्क कोई नहीं है। धन्यवाद समझ सर। गए? अच्छा, धन्यवाद सर, लेकिन धन्यवाद। उसके कुछ सरोकार तो अलग अलग हैं। उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता के संबंध स्थापित करना या इसको स्वाधीनता के बाद के साहित्य को सिर्फ उत्तर आधुनिकता कह करके, क्योंकि अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का भी विभाजन नहीं हो पा रहा कि। हाँ, नहीं, विभाजन ये ऐसा नहीं है कि कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ऐसा विभाजन नहीं है कि एक से दूसरे का संबंध न हो। पर जो फर्क है वो चर्चा में यही है। जी सर, परंपरा से जोड़कर क्या नहीं देखा जा सकता आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता को? देखिए, बहुत सारे आधुनिकता के कवि और उत्तर आधुनिकता के कवि परंपरा का विरोध करते, पर परंपरा को जाने बिना कविता का संसार बन नहीं सकता।
सकता, इसलिए परंपरा शुरू में भी है, बीच में भी है और बाद में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगर परंपरा का आधुनिकता से लिंक न बन रहा होता तो हिंदी का भक्ति काव्य और आधुनिक हिंदी काव्य पर हम चर्चा ही क्यों कर रहे होते। हाँ, वही ठीक कह रहे। और हमारे प्रतिभागी साथियों में से किसी के अगर प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं अभी। सर एक प्रश्न मेरे मन में है तो मैं उसे भी पूछ लेता हूँ। आधुनिक काल के पहले खास करके भक्ति काल या रीति काल में जो छंदों में निबद्ध रचनाएं होती थी और वो कंठ का जो है वो बन जाती थी, हार बन जाती थी। इधर जब से मुक्त छंद की शुरुआत हुई है तो कविता का प्रसार उस तरह से नहीं होता, या कविता हमारी जिंदगी में उतनी गहरी दखल नहीं कर पाती है कि हम तमाम सारी मुश्किलों में एक पंक्ति जो है गुनगुना करके और उससे शक्ति अर्जित कर सकें। इस पर सर कुछ बताएंगे? छंदों की वापसी क्या किसी रूप में संभव है क्या? ऐसा है कि हिंदी में 3 कवि ऐसे हैं जो छंदों में भी लिखते हैं और मुक्त छंद में भी लिखते। एक तो नागार्जुन, दूसरे रघुवीर सहाय, तीसरे केदारनाथ सिंह। ये तीनों छंद, मुक्त छंद में दोनों में लिखते। जैसी जिसको सुविधा हो वैसा रूप वो अपनाता है। इसलिए इसमें कोई टाइट, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि एक में से दूसरे में जा नहीं सकते। आपका ये कहना सही है कि छंद से कविता की आयु बढ़ती है, वह दीर्घजीवी होती है कविता, लंबे काल तक जीवित, और वह स्मृति में बसने लायक होती है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये सब संभावनाएं बनी हो। जी, धन्यवाद सर। अब मैं सर के इस महत्वपूर्ण वक्तव्य और इस महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं का जो शमन आपके द्वारा हुआ, प्रश्नों का जो उत्तर दिया गया, अब मैं धन्यवाद ज्ञापन की ओर बढ़ रहा हूं। सर को बहुत देर तक मैंने स्वास्थ्य न ठीक होने पर भी 80 वर्ष की अवस्था में मैंने तकलीफ दी है, मैं क्षमा चाहूंगा। कोई नहीं। जी, और अब मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के हमारे मुख्य वक्ता के प्रति आभार ज्ञापन करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले चले। सर बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर जी। आज के इस 75वीं गंगा कावेरी व्याख्यान माला की प्रस्तुति हिंदी के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी द्वारा दिया गया। उन्होंने गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। हम सब हिंदी के जो प्राध्यापक इस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं, मैं उनमें से एक हूं जो अपनी साहित्य दृष्टि डॉक्टर मैनेजर पांडे की पुस्तकों से प्राप्त किया है। मुझे सीधे उनसे पढ़ने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य को, आधुनिक काव्य को जो समझने की दृष्टि डॉक्टर पांडे जी से मुझे मिली है, मैं उसी के बल पर आज एक जो भी अध्यापन कार्य अपना करता हूँ, उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज के इस काव्य में, आज के इस व्याख्यान में भक्ति काव्य और आधुनिक काव्य के उन अंतः स्रोतों को जोड़ने का जो उपक्रम आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया है, वो हम सब लोगों को एक नई दृष्टि देने वाली है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जो भक्ति काव्य था उसमें सारे लोग चाहे जिस भाषा के रहे हों, उन्होंने अपनी मातृभाषा में रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उन्होंने मातृभाषा को कविता में और कविता को लोक से और जन सेवा से जोड़ दिया है। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया अलग अलग रूपों में आती है। उन्होंने राम काव्य धारा जो भक्ति काव्य की थी, जो कृष्ण काव्य धारा भक्ति काव्य के अंतर थी, उसको आधुनिक काव्य में कहाँ प्रचलित हुई है, नरेश मेहता में कहाँ प्रचलित हुई है, जो है चाहे उस संशय की एक रात हो, चाहे राम की सत्य पूजा हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे वो
आपका साकेत हो, ऐसे ही कृष्ण काव्य परंपरा में प्रिय प्रवास कनुप्रिया, इस तरह की जो रचनाएं हमारे बीच में आई, उनको नए सिरे से हमको विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि जो सूत्र पांडे जी ने दिया है उस आधार पर हमको भक्ति काव्य और आधुनिक काव्य के बीच में एक बड़ा काल जरूर आता है, लेकिन वो काल कहीं बाधा नहीं पहुंचा रहा है। आपकी व्याख्या से बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे भक्ति काव्य एक नए रूप में आकर के आधुनिक काव्य में अपना अवतार उसने ग्रहण किया हो, एक बहुत बड़ी बात है। जिस यूटोपिया की बात उन्होंने भक्ति काल में की है, वो यूटोपिया आधुनिक काल में भी हमारे पास थी, और उसी से प्रेरित होकर के सारा जो साहित्यकार का समाज, साहित्य रचनाकारों का जो समाज था वो आगे बढ़ा। आज भी हम इस प्रक्रिया को और आगे ले जाएं, इस जो है भूमिका के साथ की तमाम सारे प्रश्नों की जो जिज्ञासाओं के जो उत्तर दिए हैं उनमें भी कई सूत्र हमको मिले हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए देश में जहाँ 75वीं वर्ष पे जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वही गंगा कावेरी व्याख्यान माला का भी हमने 75वीं व्याख्यान के लिए डॉक्टर पांडे जी का चयन किया था, और उन्होंने जिस जो है सहृदयता पूर्वक संवेदनशील होकर के उन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों की ओर से, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु और लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा दोनों प्राचार्यों की ओर से और आयोजकों की ओर से, और इस समय गंगा कावेरी व्याख्यानमाला की आभासी मंच पर उपस्थित सारे विद्वान प्रोफेसरों, मित्रों, शोधार्थियों की ओर से मैं उनके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और हृदय से प्रणाम करता हुआ पुनः एक बार आयोजकों को कि उन्होंने डॉक्टर मैनेजर पांडे को गंगा व्याख्यानमाला में जो है किसी भी तरीके से उपस्थित किया। बड़ी तकनीकी बाधाएं भी थी, लेकिन सब बाधाओं को पार करके आज हम लोग इसको संपन्न करा सके। इन शब्दों के साथ मैं आयोजकों को और प्रोफेसर पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद आप सबको धन्यवाद जी। धन्यवाद ज्ञापन हेतु आदरणीय मिश्र सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर पांडे सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी प्रणाम सर, प्रणाम। और आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की घोषणा।